नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर, ठीक है, जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, यहाँ तक की हमने बात कर ली है। ठीक है दोस्तों, बहुत डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, तो यदि आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे, हमने हर एक का सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, है ना। हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे एक रिवीजन क्लास है आज पूरी, ठीक है, मास्टर क्लास जिसको हम बोलेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, तो इसका एक हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि अपन को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो दोस्तों हमने बात की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो दोस्तों 1773 का जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, ठीक है, तो इसमें हमने जाना था कि इसके द्वारा सबसे जो ब्रिटिश संसद थी उसका प्रथम नियंत्रण हमें देखने मिला था, ठीक है। भारत में जो हमारा भारत था, यहाँ पे ब्रिटिश संसद का हमें प्रथम नियंत्रण देखने को मिला था। और दोस्तों हमने जाना था इसका जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इसको लाने का कारण क्या था। तो हमने दोस्तों जाना था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी थे, ठीक है, वो निजी व्यापार करने में लिप्त थे या फिर भ्रष्टाचार और निरंकुश शासन करने में लिप्त थे, जिसके कारण दोस्तों जो ब्रिटिश संसद थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्हें यह एक्ट लाना पड़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा था। तो फिर हमने दोस्तों इसके प्रावधान जाने थे। तो इसमें जो प्रमुख प्रावधान था दोस्तों हमने देखा था, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा, यहाँ पे बंगाल था, ठीक है, तो अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो हमने दोस्तों जाना था, ठीक है, कि उस टाइम मुख्य 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेज़ों की, ठीक है, ये था मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, और ये बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 गवर्नर हुआ करते थे अलग अलग 3 जगह की, जिनके पास अपनी अलग अलग शक्तियाँ हुआ करती थी, ठीक है। तो दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा जो मद्रास था और जो बॉम्बे था, ठीक है, यहाँ के जो गवर्नर थे उनकी शक्तियों में कुछ कमी की गई, ठीक है, और जो ये बंगाल का गवर्नर था इसकी शक्तियों में थोड़ी बढ़ोतरी की गई। तो ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा। और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद दोस्तों हमने जाना था, ठीक है, एक गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी जिसमें 4 सदस्य होते थे, ठीक है, इसकी सहायता के लिए। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि कल कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसकी जस्ट थे कौन, एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी थे, ठीक है, तो दोस्तों उनके द्वारा जो रिश्वत ली जा रही थी भारतीयों से या फिर निजी उपहार लिए जा रहे थे, ठीक है, या फिर निजी व्यापार किया जा रहा था, तो इन सब चीज़ों पे दोस्तों पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि भ्रष्टाचार में कमी की जा सके, क्योंकि दोस्तों कारण ही ये था रेगुलेटिंग एक्ट लाने का, ठीक है, भ्रष्टाचार। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि जो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, ठीक है, इसकी कहानी भी मैंने आपको समझाई थी। यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप रेगुलेटिंग एक्ट वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। फिर इसके बाद दोस्तों हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा था दोस्तों हमने। तो दोस्तों इसके द्वारा हमें पहली बार द्वैध शासन, ठीक है, या फिर बोलें ड्यूअल सिस्टम देखने को मिलता। अब ये क्या था दोस्तों, देखिए दोस्तों द्वैध शासन का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन कर देना, ठीक है, 2 भाग में बांट देना शक्तियों को, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, ये 2 चीज़ हमें देखनी थी, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो दोस्तों जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे ये देखते थे व्यापारिक मामले, ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते थे ये देखते थे राजनीतिक मामले। तो दोस्तों अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया गया। मतलब देखा जाए तो अभी एक जो मामला है, ठीक है, व्यापारिक, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और एक जो राजनीतिक मामले ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखने को मिलेंगे। तो एक प्रमुख प्रावधान था दोस्तों, याद रखने वाली बात है इसमें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने आगे देखा था
ठीक है, कि जो कलकत्ता थी, ठीक है, कलकत्ता था बंगाल के अंतर्गत आता था, उसे राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है, कैपिटल घोषित किया गया था। इसके बाद एक प्रमुख पॉइंट है दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, कि जो भारत है, ठीक है, भारत को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ करेंगे ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया शब्द यूज़ किया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था, अगला एक्ट देखा था हम दोस्तों मुख्य जो हमने एक्ट पढ़े हैं, ठीक है, उनके जो मुख्य प्रावधान है उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो फिर हमने देखा था दोस्तों चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 का। तो दोस्तों उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी समझने वाली, बस हमें यहाँ देखना है कि 1793 के बाद से हमें 4 चार्टर एक्ट देखने को मिले थे, 1793, फिर 1813, इसके बाद 1833 और 1853। तो इसके बाद के जो ये 3 चार्टर एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कुछ ज़्यादा प्रावधान नहीं थे, बस ये था कि जो कंपनी के एकाधिकार थे उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि कंपनी को 2 प्रकार के एकाधिकार थे, ठीक है, व्यापारिक और प्रशासनिक, है ना, तो उन्हें 20 वर्षों के लिए 1813 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी थे, ठीक है, उनकी जो सैलरी थी वो ब्रिटिश राजस्व से दी जाने लगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक प्रावधान था समझने वाला कि जो, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, अब यदि ब्रिटेन से कोई अन्य कंपनी आकर यहाँ पे व्यापार करना चाहे भारत में, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसे परमिशन दे सकती थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शक्ति दी गई थी इस अधिनियम के थ्रू। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हमने देखा था दोस्तों कि पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इसके जो व्यापारिक एकाधिकार थे, ठीक है, हमने जाना था 2 प्रकार के एकाधिकार मिले थे, एक व्यापारिक एक प्रशासनिक, ठीक है। तो दोस्तों पहली बार जो व्यापारिक एकाधिकार थे इसमें ज़बरदस्त कमी की गई, ठीक है। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार और अफीम का व्यापार, सिर्फ ये 3 व्यापारों के एकाधिकार रह गए, ठीक है। बाकी जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ इन 3 चीज़ों का व्यापार में ही एकाधिकार है, ठीक है। बाकी ब्रिटेन से यदि कोई अन्य कंपनी आके यहाँ पे व्यापार करना चाहती है भारत में, ठीक है, तो व्यापार कर सकती है, ठीक है, लेकिन इन 3 चीज़ों का नहीं कर सकती, बाकी सभी चीज़ों को कर सकती है। इसका मतलब ये है। बाकी दोस्तों जो प्रशासनिक एकाधिकार थे इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था, ठीक है, कि पहली बार दोस्तों चूँकि इतनी बड़ी मात्रा में कंपनियाँ आ रही थी भारत, ठीक है, ब्रिटेन से इतनी बड़ी मात्रा में इंडिया व्यापार करने आ रही थी, ठीक है, कंपनियाँ, तो पहली बार दोस्तों 1 लाख रुपए एजुकेशन में खर्च किए गए। चूँकि देखिए दोस्तों ब्रिटेन से इतनी बड़ी संख्या में कंपनियाँ आ रही थी भारत, ठीक है, तो इन्हें अधिकारियों की भी ज़रूरत थी, शिक्षित अधिकारियों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने पहली बार भारतीयों के ऊपर शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च किया था। इसके अलावा हमने देखा था दोस्तों कि ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था, ठीक है। अब ईसाई मिशनरी क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ईसाई मिशनरी। तो ये इनका बड़ी मात्रा में आगमन हुआ इस एक्ट के इस टाइम पे, और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर है वो कोलकाता को बनाया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला एक्ट हमने पढ़ा था 1833 का। दोस्तों देखिए हम मुख्य जो पॉइंट हैं, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है समझने वाले हैं, वो बस हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी यदि आपको एक एक पॉइंट देखना है तो इसके सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा एक्ट था वो है 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो लास्ट एक्ट में पढ़ा था 1813 के, जो हमने चार्टर एक्ट में पढ़ा था कि इनके पास सिर्फ चाय, चीन, ठीक है, और अफीम, ये 3 एकाधिकार बचे थे, ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों इन्हें भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, ठीक है, ब्रिटिशर्स की सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई
प्रशासनिक इकाई के रूप में रह गई। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्ट में ये जानने वाली बात है दोस्तों कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसके व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब भारत में यदि कोई ब्रिटेन से कोई अन्य कंपनी आकर व्यापार करना चाहे तो कर सकती है, कोई भी व्यापार हो। ठीक है, और प्रशासनिक जो एकाधिकार थे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए 1853 तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमने देखा था, ठीक है, कि इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, कि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो दोस्तों पहले गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी मुख्यतः, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। ठीक है, तीनों गवर्नर हुआ करते थे। तो पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो ये मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे, इनकी शक्तियों में थोड़ी कुछ कमी की गई थी और बंगाल के गवर्नर को दे दी गई थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो ये 1733 का चार्टर एक्ट आया, ठीक है, तो इनके पास दोस्तों जो भी थोड़ी बहुत शक्तियाँ बची हुई थी विधि बनाने की, ठीक है, विधायी शक्ति वगैरह जो भी बची हुई थी इनके पास, तो उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और जो ये बंगाल के गवर्नर थे इन्हें ये शक्ति दे दी गई, मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। ठीक है, और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हुआ करते तो उनकी शक्ति में कमी की गई। तो इस प्रकार दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। तो दोस्तों ये समझने वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, ठीक है, उसमें एक चौथे सदस्य की एंट्री हुई थी जो कि विधि सदस्य थे। ठीक है, विधि सदस्य हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी जिसमें 4 सदस्य होते थे। तो इसमें, ठीक है, तो दोस्तों 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इसमें कमी कर दी गई थी और 3 सदस्य बचे थे। ठीक है, फिर 1833 के जो चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है दोस्तों, इसमें एक फिर से चौथा सदस्य ऐड होता है जो होता है विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में। और वो कौन होते हैं दोस्तों? लॉर्ड मैकाले। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कि चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले होते हैं विधि सदस्य के रूप में। लेकिन एक और बात है दोस्तों, ये अस्थायी सदस्य के रूप में ऐड होते हैं, अस्थायी। अब अस्थायी का मतलब क्या है दोस्तों? अस्थायी का मतलब यह है कि ना वोट देने वगैरह का अधिकार नहीं होता है। आगे हम देखेंगे कि 1853 का हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो इन्हें स्थायी रूप प्रदान किया जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। विधि सदस्य के बारे में चौथा विधि सदस्य जोड़ा गया जो कि थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है, और एक अस्थायी सदस्य थे। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था, इसके बाद दोस्तों हमने ये भी बात चर्चा की थी कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है, तो इस एक्ट के बाद से हमें भारत शब्द सुनाई देने लगेगा, ठीक है। जैसे जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, ठीक है, उसे भारत परिषद कहा जाने लगेगा, भारत परिषद शब्द यूज़ किया जाने लगेगा, ठीक है। भारत सरकार शब्द हमें यहाँ से यूज़ में देखने को मिलेगा। इस प्रकार भारत का गवर्नर जनरल, तो ये भारत शब्द है, जो ये भारत शब्द ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात दोस्तों देखना है हमें, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने जाना था कि 1837 में, ठीक है, फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए दोस्तों, मुग़लों के टाइम से, ठीक है, जो फारसी भाषा थी, ठीक है, वो हमारे भारत की राजकीय भाषा के रूप में चली आ रही थी अभी तक, ठीक है। लेकिन 1837 में, ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा फारसी को हटाकर अंग्रेजी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इसके अलावा दोस्तों हमने ये एक पॉइंट ये है कि 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया जाता है, ठीक है, इस पर कानून बना के। इसके अलावा हमने देखा था 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के टाइम पे, ठीक है, दास प्रथा थी,
दास प्रथा, ठीक है, इस पर कानून बना के इसे अवैध घोषित किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था 1853 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों हमने देखा था इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट सॉरी। तो दोस्तों इस एक्ट में हमने देखा था, ठीक है, हमें एक बॉडी, पहली बार हमें संसदीय व्यवस्था देखने को मिली थी, संसदीय व्यवस्था, ठीक है। अभी तक दोस्तों हम पढ़ते आए थे गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और इकाई का निर्माण किया गया, विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में हमें पहली बार संसदीय व्यवस्था देखने को मिलती है एक प्रकार से। तो इसमें दो बॉडी बनाई जाती है, एक तो गवर्नर जनरल की परिषद होती है और एक विधान परिषद होती है। दोस्तों इसमें जो 12 सदस्य होते हैं, ठीक है, और इसे लघु संसद कहा गया था उस टाइम पे, लघु संसद, ठीक है दोस्तों। तो ये बात जानने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों इस एक्ट के द्वारा ICS की लिखित परीक्षा, ठीक है, लिखित परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो उस टाइम ये लंदन में होते थे, ये बात आप याद रखना। इसके अलावा दोस्तों हमने जाना था जो 1833 में, ठीक है, चौथा विधि सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में ऐड हुआ था, ठीक है, उसे स्थायी रूप प्रदान किया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों हमने देखा था कि इस टाइम 1857 की क्रांति वगैरह हुई थी, ठीक है। इसके चलते भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दो प्रकार के एकाधिकार मिले थे, एक तो व्यापारिक, ठीक है, और एक प्रशासनिक या फिर राजनीतिक, ठीक है। तो व्यापारिक एकाधिकार की कहानी तो ख़त्म हो गई थी 1833 में, ठीक है, इनकी कहानी तो हो गई थी 1833 में ख़त्म हो गई थी, बचे थे इनकी प्रशासनिक या फिर राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों 1858 के अधिनियम के द्वारा इनके प्रशासनिक एकाधिकारों को भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ से कहानी हो जाती है समाप्त 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद। तो दोस्तों अब भारत में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, या ब्रिटिश क्राउन रूल करेगी, ठीक है, और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल हो जाता है ख़त्म, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस एक्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, ठीक है, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही थी वापस ब्रिटेन और ब्रिटिश सरकार यहाँ पर रूल करने वाली थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने देखी थी। वो देखिए दोस्तों, अब चूँकि भारत था, भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट आने वाली थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी थी, ठीक है, तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में डिटेल में बताया था। यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, तो आप डिटेल में वो पढ़ सकते हैं वहाँ जाकर। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो दोस्तों जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट आने वाली थी, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ जा चुकी थी, तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, ठीक है, कि हमारी जैसे राजा महाराजा से हमारी ट्रीटी, जैसे किसी राजा की ट्रीटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है, तो उसके मन में भी डाउट था हमारी वो ट्रीटी रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ सैन्य वगैरह होते थे, सेना होती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करती थी, तो उनके मन में भी डाउट थे कि हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जनता के मन में ऐसे बहुत सारे डाउट थे दोस्तों, ठीक है। तो इसी दोस्तों डाउट को दूर करने के लिए इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में दोस्तों एक शाही दरबार लगाया गया था, शाही दरबार लगाया गया था, ठीक है। और इस टाइम जो दोस्तों गवर्नर जनरल ये बोले वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये एक्ट 1858 का जो अधिनियम था, ठीक है,
इसे एक्सप्लेन करने के लिए या फिर समझाने के लिए लोगों को, मैंने बताया कि लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, तो इलाहाबाद में एक शाही दरबार लगाया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। और उस टाइम जो ब्रिटेन की क्राउन थी वो थी विक्टोरिया, ठीक है। तो मतलब इनके बदले में कैनिंग ने ये एक दरबार लगाया, ठीक है। और दरबार किस लिए लगाया था दोस्तों? इस एक्ट को लोगों को समझाने के लिए। तो इस एक्ट में दोस्तों तमाम बातें कही गई, ठीक है। जैसे जो भी राजाओं के साथ संधि वगैरह थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो वैसे ही रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो सैनिक वगैरह काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है, उनकी नौकरी भी नहीं जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय वगैरह हैं उनकी नौकरी, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको नौकरी दी जाएगी। तो ऐसी तमाम बातें की गई और ये इलाहाबाद दरबार लगाया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था इस एक्ट के थ्रू, चूँकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी भारत में, ठीक है, तो ब्रिटेन में एक भारत सचिव नाम का नया पद इजाद किया गया, ठीक है दोस्तों। और जो ये भारत सचिव होगा, ठीक है, वो जो हमारे यहाँ का जो भारत में जो गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, इसके ऊपर होगा ये, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल होगा भारत का, इस भारत सचिव को रिपोर्ट करेगा। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में मैं बता दूं आपको, ब्रिटेन में कैसा था। सबसे ऊपर क्राउन होता था, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन होता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संसद होती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट होती थी, ठीक है। और इसके पहले, इस एक्ट के पहले डायरेक्ट भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों इस एक्ट के बाद भारत सचिव एक पद, ठीक है, एक नया पद इजाद किया गया, ठीक है, जो कि दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता था, या फिर बोले हम कैबिनेट मंत्री होता था, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होता था ब्रिटिश संसद में, ठीक है। तो उसे एक भारत सचिव का दर्जा दिया गया और इसकी सहायता के लिए एक परिषद, ठीक है, एक भारत परिषद का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ें ब्रिटेन में की गई थी, ठीक है। और इसके नीचे कौन होता था? वायसराय। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस अधिनियम के बाद जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, उन्हें भारत का वायसराय या फिर वायसराय बोला जाने लगा था, वायसराय शब्द, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जितनी भी शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश सरकार के पास आ चुकी थी, ठीक है। तो जब सरकार ही पूरी चेंज हो गई, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, तो इनका नाम भी चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल से वायसराय बोला जाने लगा। और जो पहले जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ दोस्तों हमें सिस्टम देखने को मिला, क्राउन, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके बाद भारत सचिव और उसके नीचे वायसराय, ठीक है। वायसराय रिपोर्ट करेंगे कैसे? भारत सचिव को, और भारत सचिव रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश क्राउन को। तो ये एक ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिला, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो वायसराय जो भी करेगा काम, ठीक है, भारत सचिव की सलाह से ही करेगा, ठीक है, इसके प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था ये भारत परिषद का गठन किया गया था भारत सचिव की सहायता के लिए, जिसमें 15 सदस्य होते थे, है ना, इसमें 15 सदस्य होते थे, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी दोस्तों, मुग़लों को, अभी तक मुग़ल जो थे 1773 से लेके 1858 के एक्ट तक पेंशन पे थे, ठीक है, पेंशन पे। तो अब दोस्तों इस एक्ट के बाद से जो मुग़ल जो भी बादशाह होते थे उनकी पेंशन को भी समाप्त कर दिया गया, और इस एक्ट के बाद से मुग़लों को भारत से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था 1861 का अधिनियम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसमें पहली बार हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में पहली बार 3 भारतीयों की एंट्री होती है, ठीक है। देखिए 1853 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था 2 बॉडी बनाई गई थी, एक गवर्नर जनरल की परिषद, ठीक है, एक तो गवर्नर जनरल की परिषद, और एक और कौन सी थी दोस्तों? एक विधायी परिषद। ये 2 चीज़ें बनाई गई थी, है ना, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा हमने ये पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। तो ये जो विधायी परिषद है दोस्तों, इसमें 6 से 12 सदस्य होते थे, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। तो दोस्तों इस एक्ट के द्वारा हमें पहली बार हम देखते हैं कि 3 भारतीयों की एंट्री होती है, ठीक है। और ये 3 भारतीय होते हैं दोस्तों, बनारस के राजा होते हैं, एक पटियाला के राजा होते हैं, और सर जनमकर राव, बनारस के राजा,
ठीक है। एक होते हैं पटियाला के राजा, पटियाला के राजा, और सर दिनकर राव, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हमें पहली बार विधि निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों की एंट्री देखने को मिलती है विधायी परिषद में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि जो हमने दोस्तों देखा था कि ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। और तो दोस्तों हमने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, और एक और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। ये 2 एक्ट में हमने देखा था जो यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास और बॉम्बे की, इनकी शक्तियों में कमी की गई थी 1773 के द्वारा, और 1833 के द्वारा पूर्णतः इन्हें समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, इनकी जो भी विधायी शक्तियाँ थी, ठीक है दोस्तों। तो इस एक्ट के द्वारा दोस्तों 1861 के एक्ट के द्वारा पहली बार जो मद्रास, ठीक है, और बॉम्बे के गवर्नर थे, इनकी विधायी शक्तियों को वापस किया गया, ठीक है, और इनको कुछ शक्तियाँ दी गई, ठीक है, विधायी शक्तियाँ दी गई। इस प्रकार दोस्तों हमें शक्ति का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से, लेकिन एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, कि शक्ति का केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है। देखिए दोस्तों एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 1773, फिर 1833, उसके बाद 1861। तो ये 3 गवर्नर थे दोस्तों, मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, मद्रास, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे थी बॉम्बे, और ये थी बंगाल। तो दोस्तों 1773 में हमने देखा कि पहली बार जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे, इनकी कुछ शक्तियों में कमी गई, पूर्णतः नहीं, कुछ कमी की गई, और इनकी शक्तियों को बंगाल के गवर्नर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब बंगाल के गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाया गया। इस प्रकार दोस्तों इसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने 1833 में देखा कि इनकी जो थोड़ी बहुत शक्तियाँ बची हुई थी उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और इसको दे दी गई शक्तियाँ, या फिर इसकी शक्ति में बढ़ोतरी की गई। तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। इनकी जो शक्तियाँ थे पूर्णतः समाप्त कर दी गई। इसके बाद आता है दोस्तों 1861। तो दोस्तों 1861 के एक्ट में इनकी जो शक्तियाँ थी ना फिर से लौटा दी गई, ठीक है दोस्तों, इनकी जो शक्तियाँ थी फिर से लौटा दी गई। इस प्रकार से दोस्तों देखिए, तो जो एक्ट में हमने देखा, इससे हमें क्या पता चलता है कि शक्ति का केंद्रीकरण हुआ है, मतलब इनके पास जो शक्ति थी, ठीक है, ये सेंट्रल में दे दी गई, मैं फिर देखें तो यहाँ बंगाल में दे दी गई, ठीक है। तो शक्ति एक जगह जा रही है ये पूरी, ठीक है, एक जगह केंद्रित हो रही हैं, तो इसे बोलते हैं दोस्तों शक्ति का केंद्रीकरण, ठीक है। इन दोनों एक्ट के द्वारा हमें शक्तियों का केंद्रीकरण देखने को मिला। लेकिन दोस्तों 1861 के एक्ट के द्वारा हमें पहली बार शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि शक्तियाँ इनको वापस कर दी गई। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए शक्तियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है, पूरी, तो ये जो स्टेट है, यहाँ पे राज्य हैं, या फिर कुछ भी चीज़ें, ठीक है, तो इन्हें भी दे दीजिए कुछ शक्ति, इसे भी दे दी, इसे भी दे दी, इससे भी दे दी, तो ये हुआ शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। और ये इनके पास कुछ शक्तियाँ हैं ये, और ये शक्तियाँ इनसे पूरी छीन ली गई, ठीक है, तो इसे बोलेंगे शक्ति का केंद्रीकरण। तो जब शक्तियाँ एक जगह सिमट जाती हैं उसे बोलते हैं शक्ति का केंद्रीकरण, और जब शक्तियों को बांट दिया जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो ये बात समझने वाली थी थोड़ा, तो मैंने इसलिए आपको अच्छे से समझा दिए, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था, ठीक है, कि इस एक्ट के द्वारा 1861 के एक्ट के द्वारा, ठीक है, आईपीसी, ठीक है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, इन तीनों की व्यवस्था की गई थी 1861 के एक्ट के द्वारा, जो वर्तमान में भी हम अपने कानून व्यवस्था में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि जो वायसराय था, ठीक है, उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अब अध्यादेश क्या चीज़ है दोस्तों, ऐसे हम जब राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे, और जब मैंने 1861 का पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। यदि आप देखना चाहते हैं वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी 1876 के अधिनियम की, 1876 का अधिनियम। तो दोस्तों हमने देखा था कि इसमें दोस्तों जो भारत था, ठीक है,
चूँकि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था काम खत्म, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा 1876 के एक्ट के द्वारा, ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन थी, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन कौन थी, विक्टोरिया थी उस टाइम पे, विक्टोरिया, ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन थी विक्टोरिया। तो दोस्तों विक्टोरिया थी, इन्हें भारत की रानी घोषित किया गया, ठीक है, भारत की रानी घोषित किया गया पहली बार। देखिए आ तो गए थे ये कब, 1858 के थ्रू ही आ गए थे ब्रिटिश सरकार, लेकिन अभी तक रानी घोषित नहीं किया गया था। तो इस एक्ट के द्वारा दोस्तों जो विक्टोरिया थी, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन थी, उन्हें भारत की रानी घोषित किया गया, ठीक है। और दोस्तों इनका राज्याभिषेक वगैरह करने के लिए, ठीक है, दिल्ली दरबार लगाया गया। अब दिल्ली दरबार क्या है, ठीक है, तो दिल्ली में एक दोस्तों कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बहुत बड़ा एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें दोस्तों लॉर्ड लिटन, उस टाइम जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिटन, ठीक है, इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया और जो महारानी विक्टोरिया थी उन्हें भारत की साम्राज्ञी या फिर रानी घोषित किया। लेकिन दोस्तों उसी टाइम बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, ठीक है, और लगभग 50 लाख लोग मारे गए, ठीक है दोस्तों। तो एक तरफ तो ये क्रियाकलाप चल रहा था और एक तरफ ये चल रहा था, तो इसीलिए दोस्तों लॉर्ड लिटन की काफ़ी ज़्यादा निंदा भी की गई थी और उसके लिए एक सेंटेंस बोला गया था, नीरो फिडल्ड वाइल रोम बर्न्ड, ठीक है, नीरो फिडल्ड वाइल रोम बर्न्ड, मतलब दोस्तों जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसका मतलब है दोस्तों जब जो रोम राज्य था, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा कुप्रशासन या फिर लोग मर रहे थे या परेशानी में थे, उस टाइम जो वहाँ का राजा था नीरो, है ना, वो अपनी मस्ती में मस्त था या फिर बांसुरी बजाता था या फिर संगीत बजा रहा था। तो ये सेंटेंस लॉर्ड लिटन के लिए कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, है ना, 28 दिसंबर 1885 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। A.O. ह्यूम ने की थी, A.O. ह्यूम, ये अंग्रेज़ थे, इन्होंने की थी, ठीक है। और उस टाइम जो वायसराय थे वो थे डफरिन, ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने चर्चा की थी 1892 का अधिनियम, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों कुछ प्रमुख प्रावधान हमने एक देखा था, ठीक है। तो जो हमने देखी थी एक विधान परिषद बनाई गई थी, ठीक है, एक गवर्नर जनरल की परिषद थी, ठीक है, और एक विधान परिषद थी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था दोस्तों अभी तक 6 से 12 सदस्य होते थे, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 सदस्य होते थे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सदस्य संख्या थी वो कर दी गई मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16, ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों पहली बार जो भारतीय थे, ठीक है, भारतीयों को प्रश्न पूछने और बहस करने के अधिकार दिए गए। देखिए दोस्तों हमने बात की थी, ठीक है, 1861 में पहली बार 3 भारतीयों की एंट्री होती है, ठीक है, हमने 1861 में बात की थी कि 3 भारतीयों की एंट्री हुई थी, इसमें 3 भारतीयों की एंट्री हुई थी, लेकिन दोस्तों ने कुछ शक्ति या अधिकार नहीं दिए गए थे, सिर्फ इनकी एंट्री हो गई थी कि आओ भैया चाय पियो जाओ, है ना। लेकिन पहली बार जो ये 1892 का अधिनियम आया, इसमें पहली बार इन्हें, ठीक है, संसद में प्रश्न पूछने या फिर जो विधान परिषद थी इसमें प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया और इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई। पहले 10 से 12 थी, मतलब मिनिमम 6 से 12 थी, अब 10 से 16 कर दी गई, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार मिला भारतीयों को और बहस करने का अधिकार मिला। लेकिन दोस्तों अभी भी इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था या फिर बजट पेश वगैरह करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 अधिकार ही दिए गए थे, है ना दोस्तों। इसमें एक ही बात जानने वाली थी। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था, ठीक है, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो मॉर्ले थे उस टाइम पे, ठीक है, ये भारत सचिव थे,
भारत सचिव थे और जो मिंटो थे वो वायसराय थे। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों इसे मॉरले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइम पे, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना की थी आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने, सलीम उल्लाह खां। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों जो आगा खां थे, ठीक है, ये जाकर ब्रिटेन जाकर मार्ले से मिलते हैं जो कि भारत सचिव थे। ठीक है, और इनसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। अब ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है, ठीक है, हमने डिटेल में चर्चा की है। देखिए दोस्तों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसके अंतर्गत दोस्तों इन्होंने बात की कि जो मुस्लिम वर्ग है, ठीक है, इन्हें अलग से चुनाव में, जैसे मान लीजिए 10 सीटें हैं, ठीक है, तो उसमें से अलग से जैसे मान लो 3 सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी गई। ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो ये होता है, ठीक है, कि जो ये टोटल सीटें हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ सीटें, उसमें से कुछ सीटें हमारे लिए रिजर्वेशन किया जाए। तो इन्होंने मॉडले से जाकर ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की। तो दोस्तों इन्होंने ये जो इनकी बात थी उनको नहीं माना और इसे खारिज कर दिया। इसके बाद दोस्तों आगा खां थे, ठीक है, वो मिंटो से मिलते हैं जो कि वायसराय थे भारत के। ठीक है, और ये इनकी बात पर विचार करते हैं और इसे मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इस एक्ट के थ्रू हमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। और दोस्तों ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है, इससे तो, और ये जो 1919 का अधिनियम आया था, ठीक है, तो इसी के वास्ते बोला जाता है कि अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू हुई, मतलब हिंदुओं को और मुस्लिमों को ये लड़ाना चाहते थे। ठीक है, तो और दोस्तों एक और इसमें प्रमुख प्रावधान था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें पहली बार भारतीयों की एंट्री होती है। ठीक है, और जो पहले भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था कि एक गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, गवर्नर जनरल की परिषद, ठीक है, और एक विधान परिषद, ये दो चीज़ें होती थी, हमने पढ़ा था 1853 के चार्टर एक्ट में। ये चीज़ें पढ़ी थी हमने, एक गवर्नर जनरल की परिषद थी, एक विधान परिषद थी। तो इसमें भारतीयों की एंट्री हो गई थी 1862 के या 61 के अधिनियम में। ठीक है, उसके बाद 1800 जो हमने 92 का अधिनियम पढ़ा था उसमें इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें अभी तक एंट्री नहीं हुई थी। तो 1909 के अधिनियम के थ्रू दोस्तों पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में या फिर वायसराय की परिषद में एक भारतीय की एंट्री होती है जिनका नाम होता है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत सचिव थे, ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक भारत सचिव परिषद थी, भारत सचिव परिषद, ठीक है, जो कि ब्रिटेन में थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत सचिव परिषद थी, इसमें भी, ठीक है दोस्तों, इसमें भी 2 भारतीयों की एंट्री होती है। ठीक है, 2 भारतीयों की एंट्री होती है और इनके नाम थे केजी गुप्ता और एक और थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने देखा दोस्तों कि विधान परिषद में भी भारतीयों की एंट्री हो गई। ठीक है, गवर्नर जनरल या वायसराय की परिषद में भी भारतीयों की एंट्री हो गई। ठीक है, और भारत सचिव की परिषद में भी भारतीयों की एंट्री हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि पहली बार दोस्तों मत देने का अधिकार, मतलब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और मत देने का अधिकार मिला। देखिए दोस्तों 1892 का अधिनियम में भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था या फिर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था विधान परिषद में। ठीक है, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है, और मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। इसके बाद दोस्तों हमने इसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, हमने बात कर ली। ठीक है, और मुस्लिमों के लिए अलग से सीटों का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये 1919 का अधिनियम था, ठीक है, तो इसमें कुछ अच्छे काम भी किए गए, जैसे भारतीयों की एंट्री देखने मिली हमें भारत सचिव की परिषद में, इसके अलावा वायसराय की परिषद में भारतीयों की एंट्री देखने को मिली। तो कुछ अच्छे काम हुए और ये सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया। ठीक है, ये एक गलत काम था। ठीक है, इसमें भारतीयों को बांटने का काम किया। ठीक है, तो इसी कारण से दोस्तों इसमें कुछ अच्छे काम और बुरे काम के चलते इसे उदारता व निरंकुशता वाला अधिनियम कहा गया। ठीक है, उदारता इसलिए कि भारतीयों की एंट्री हो गई, कुछ अधिकार दिए भारतीयों को। ठीक है, यहाँ परिषद में एंट्री हो गई, लेकिन ये
सांप्रदायिक प्रावधान के चलते इसे निरंकुशता वाला अधिनियम भी कहा गया। तो इसे उदारता व निरंकुशता वाला अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने आगे बात की थी 1919 के भारत शासन अधिनियम की। उन्नीस का, ठीक है, भारत शासन अधिनियम या फिर में से मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो मॉन्टेग्यू थे वो थे भारत सचिव, ठीक है, और जो चैम्सफोर्ड थे ये थे भारत में वायसराय, ठीक है। तो इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस अधिनियम में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। पहली बार हमें द्विसदनात्मक, ठीक है, केंद्र में दोस्तों हमें द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिली थी। जैसे हम वर्तमान में देखते हैं संसद है हमारी, लोकसभा व राज्यसभा 2 सदन है, उसी प्रकार से द्विसदनात्मक व्यवस्था में देखने को मिली थी। अब इसमें एक सदन था दोस्तों राज्य परिषद, ठीक है, जो उच्च सदन होता था, ठीक है, और एक था दोस्तों विधानसभा निम्न सदन। जैसे दोस्तों वर्तमान में हमारे राज्यसभा है उसी प्रकार राज्य परिषद थी, और लोकसभा है जैसे वर्तमान में उसी प्रकार से विधानसभा थी, उच्च सदन निम्न सदन, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी कुछ व्यवस्था की गई। इसमें 60 सदस्य होते थे दोस्तों, और इसमें 144 सदस्य होते थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्रत्यक्ष परंतु सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसमें प्रावधान किया गया दोस्तों प्रत्यक्ष सीमित मताधिकार का, ठीक है। अब ये प्रत्यक्ष सीमित क्या है हमने डिटेल में चर्चा की थी। प्रत्यक्ष तो मतलब ये होता है दोस्तों कि हम खुद ही भी वोटिंग करते हैं विधानसभा लोकसभा में, स्वयं जाके वोट डालते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष मतदान, ठीक है। और सीमित क्या था दोस्तों, तो उस टाइम पे दोस्तों सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, कुछ विशेष वर्ग को, जो शिक्षित वर्ग था, ठीक है, जो टैक्स देता था, जिसके पास संपत्ति होती थी, ठीक है, तो कुछ विशेष वर्ग को वोट देने का अधिकार था दोस्तों। पूरी जनसंख्या का लगभग दोस्तों 10% का कुछ था, ठीक है, मतलब पूरी जनसंख्या का लगभग 10% लोगों को वोट देने का अधिकार था, ठीक है। तो इसलिए इसे प्रत्यक्ष सीमित मताधिकार बोला गया। इसके अलावा दोस्तों द्वैत शासन की स्थापना हुई थी, है ना। ये तो हमने केंद्रों में बात कर ली दोस्तों की द्विसदनात्मक व्यवस्था देखी हमने, ठीक है, इस अधिनियम के थ्रू। और प्रांतों में दोस्तों ये केंद्र की बात हो गई, केंद्र, ठीक है। और प्रांतों के लिए दोस्तों, प्रांतों को क्या, तो प्रांतों में द्विसदनात्मक नहीं, द्वैत शासन। तो प्रांतों में हमें द्वैत शासन देखने को मिला। इससे पहले दोस्तों हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भी हमने देखा था द्वैत शासन, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में हमने डिवाइड किया था, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने शक्तियों को विभाजन किया, ठीक है, प्रांतों के लिए। तो 2 सब्जेक्ट बनाए गए दोस्तों, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है दोस्तों। ये 2 प्रकार के विषय बनाए गए, ठीक है। कुछ विषय इसके अंतर्गत होंगे और कुछ विषय इसके अंतर्गत होंगे। अब जो इसके अंतर्गत चीज़ें होंगी दोस्तों, उस पर कानून बनाने की शक्ति होगी वायसराय की, ठीक है, वायसराय की। और इस पर जो सब्जेक्ट होंगे उस पर कानून बनाने की शक्ति होंगी मंत्रियों की, ठीक है दोस्तों, जो चुन के आते थे। तो इसमें दोस्तों कुछ बड़े बड़े मामला जैसे रक्षा, वित्त, है ना, रक्षा, वित्त, न्याय आदि मामले थे, ठीक है। इसमें दोस्तों शिक्षा, कृषि जैसे मामले इसके अंतर्गत थे, ठीक है दोस्तों। तो ये द्वैत शासन के अंतर्गत हमें 2 चीज़ें देखने को मिली थी, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है, 1919 के अधिनियम के थ्रू। आगे जाके दोस्तों 1935 में से हम समाप्त कर देते हैं, आगे जाके देखते हैं 1935 के अधिनियम में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कैग का प्रावधान हो गया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान के 148 में जिसका जिक्र है, ठीक है। इसके अलावा 1926 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है, 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इसके में जो कमेटी थी वो थी ली आयोग, ठीक है, ली आयोग की सिफारिश में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में 1919 के अधिनियम के थ्रू। तो ये बातें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी
ठीक है, केंद्र व राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान। अभी तक दोस्तों सिर्फ केंद्र में एक बजट बनाया जाता था, ठीक है, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो। लेकिन इस 1919 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों केंद्र के लिए अलग बजट और राज्य के लिए अलग बजट बनाया जा रहा है। देखिए अभी तक ऐसी व्यवस्था, ये हमारा भारत है, ठीक है, पूरे भारत के लिए एक बजट बनाया जाता था, ठीक है, लेकिन इस अधिनियम के थ्रू दोस्तों केंद्र के लिए अलग बजट और राज्यों के लिए अलग बजट, ठीक है, तो ये सेपरेट सिस्टम कर दिया गया, अलग अलग बजट कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों जो हमने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पढ़ा था, ठीक है, 1909 में मुस्लिमों को मिला था, ठीक है, इसका दायरा बढ़ा दिया गया और इसमें आप सिख भी शामिल हो गए, ठीक है, ईसाई शामिल हो गए, एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन शामिल हो गए, ठीक है, और हिंदू और मुस्लिम तो पहले से थे ही। इसका मतलब ये है दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार किया गया। जैसे मान लीजिए 50 सीटें हैं, ठीक है, तो 30 हिंदुओं के लिए रिजर्व कर दी गई, इसमें हिंदू जो प्रतिनिधि हैं वो लड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा 10 मुसलमानों के लिए दे दी गई, 5 दे दी गई सिखों के लिए, ठीक है, 5 ईसाइयों के लिए। तो इस प्रकार से सीटों का बंटवारा कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों इस अधिनियम के थ्रू महिलाओं को वोटिंग का अधिकार हो गया था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके प्रमुख प्रावधान थे और ये जो अधिनियम था इसकी विवेचना के लिए या फिर जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी कब, 1930 में, ठीक है दोस्तों। तो ये साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ये आप याद रखिएगा इसकी जांच के लिए। और दोस्तों एक और बात जानने वाली है, इसमें जितने भी सदस्य थे, ठीक है, सभी अंग्रेज़ थे, ठीक है, कोई भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था, इसलिए इसकी कुछ आलोचना भी हमें देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये दोस्तों जो एक्ट है खासकर कि 1909 का, 1919 का और 1935 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को हमें इन एक्टों से मिलते हैं। तो दोस्तों इसके सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। यदि आप डिटेल में और जानना चाहते हैं कि एक पॉइंट या प्रावधान, तो आप हमारे सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद दोस्तों 1935 का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935। तो दोस्तों इसमें पहला जो महत्वपूर्ण प्रावधान था, इसमें अंग्रेजों ने एक बात कही कि हम एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, ठीक है, अखिल भारतीय संघ। अभी अखिल भारतीय संघ क्या है दोस्तों, तो उन्होंने कहा दोस्तों कि अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, इसमें राज्य होंगे, ठीक है, ये राज्य होंगे, ठीक है, चीफ कमिश्नरी प्रांत होंगे, ठीक है, और कुछ देसी रियासतें होंगी, ठीक है, ये हो गए प्रांत या फिर हम इसे राज्य भी बोल सकते हैं। ये हो गए मान लीजिए चीफ कमिश्नरी राज्य, ठीक है, और ये हो गई देसी रियासतें, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों इसके अंतर्गत कहा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना के अंतर्गत कहा कि हम 11 ब्रिटिश प्रांत बनाएंगे, ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांत बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 6 चीफ कमिश्नरी राज्य बनाएंगे या प्रांत बनाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत ये वादा की। तो इन्होंने कहा कि हम एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे, ठीक है, 6 चीफ कमिश्नरी राज्य होंगे, इसके अलावा देसी रियासतें होंगी। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी, ठीक है दोस्तों, कि ये देसी रियासतें हैं, चाहे तो हमारी अखिल भारतीय संघ में शामिल हों, चाहे तो ना हो, ठीक है। तो आप खुद दिमाग लगाइए, जब इन्होंने ये कंडीशन रख दी तो कोई भी इंसान क्यों इसमें शामिल होना चाहेगा, इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा ना। तो जो देसी रियासतें थीं इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो ये जो अखिल भारतीय संघ बनाने का इनका प्रावधान था, ये हो गया, मतलब गलत साबित हो गया, मतलब ये बन नहीं पाया, ठीक है। इसी कारण के चलते दोस्तों ये जो अखिल भारतीय संघ बनाना की कोशिश की गई थी इन्हें, ठीक है, तो ये गलत साबित हो गई, ठीक है, और ये अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया कभी भी। इसके अलावा दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन हमने पढ़ा था 1919 के अधिनियम में, ठीक है, द्वैत शासन, ठीक है, जो हस्तांतरित विषय थे और आरक्षित विषय थे उन्हें समाप्त कर दिया गया, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्र में कर दिया गया, ठीक है, केंद्र में। अब केंद्र में कैसे कर दिया गया, देखिए जो 3 लिस्ट बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची, ये 3 जो वर्तमान में भी आप देखते हैं, संघ सूची बनाई गई, राज्य सूची बनाई गई और समवर्ती सूची बनाई गई। संघ सूची में दोस्तों 59 विषय रखे गए, राज्य में 54 विषय रखे गए और इसमें 36 विषय रखे गए। ठीक है दोस्तों, अब ये विषय क्या है दोस्तों, अब देखिए केंद्र में ये व्यवस्था की गई संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ये संघ सूची है, इसमें 54 सब्जेक्ट थे, मतलब जो 54 चीज़ें हैं इस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। ठीक है, जो ये राज्यों में 54 विषय हैं इसमें कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार की होगी। जो ये समवर्ती सूची है इसमें 36 सब्जेक्ट हैं, इसमें कानून बनाने की शक्ति केंद्र प्लस राज्य की होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रावधान किया गया। एक थी अवशिष्ट सूची, तो जो इन तीनों में ये जो सब्जेक्ट बच गए थे, ठीक है, वो आते थे अवशिष्ट सूची में, और अवशिष्ट सूची में कानून बनाने की शक्ति थी वायसराय के पास। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से द्वैत शासन को, प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त करके एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्र में ये सिस्टम किया गया। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था एक संघीय न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट, ठीक है, जो वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यहीं से लिया गया है 1935 के अधिनियम से। ठीक है, तो एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई 1937 में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने देखा था जो ब्रिटेन में हमने पढ़ा था एक भारत सचिव होता था, उसकी सहायता के लिए या परामर्श के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, उसकी समाप्ति कर दी गई। ठीक है दोस्तों, 1858 के एक्ट के द्वारा बनाई गई थी भारत परिषद। इसके अलावा दोस्तों प्रांतों या फिर राज्यों में, ठीक है, प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, पीएससी जो आप एग्ज़ाम देते हैं पीएससी का, स्टेट पीएससी का, ये वही चीज़ है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा हमने देखा था संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। ठीक है, 1919 के अधिनियम के थ्रू। इसके बाद दोस्तों हमने देखा इसके अंतर्गत और चीज़ें देखी थी कि वर्मा था जो, ठीक है, वर्तमान में म्यांमार है, उसे भारत से अलग किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसका और विस्तार किया गया और इसमें दलितों को शामिल किया गया या फिर हरिजनों को शामिल किया गया। इसके अलावा जो सिंध था उसे बम्बई प्रांत से अलग कर दिया गया, चूँकि बम्बई प्रांत बहुत बड़ा था। ठीक है, तो सिंध प्रांत को उससे अलग कर दिया गया। इसके अलावा बिहार प्रांत था, ठीक है, जो ये बिहार प्रांत था इससे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक बिहार और एक उड़ीसा। इसके अलावा एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई जो वर्तमान में हम आरबीआई देखते हैं 1935 में। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ और भी हाँ, एक और इसमें था दोस्तों जो केंद्रीय विधान परिषद हमने पढ़ी थी द्विसदनात्मक 1919 के अधिनियम में। ठीक है, उसमें सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, देखिए जो राज्य परिषद थी, एक राज्य परिषद थी उच्च सदन और एक विधानसभा थी, है ना, ये चीज़ थी ना 1919 में हमने देखा था द्विसदनात्मक व्यवस्था हुई थी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सीट हो गई 260 और इसमें हो गई 375। ठीक है, तो इसमें सीट बढ़ा दी गई। इसके अलावा दोस्तों आपातकाल का प्रावधान जो हम देखते हैं 352 आर्टिकल से 360 तक, वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति को अध्यादेश, ये सब ठीक है, जरूरी नहीं है। तो दोस्तों अभी तक जो भी हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, 1773 से लेकर 1935 तक जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने इसमें रिवीजन एक बार और कर लिए हैं। तो चीज़ें आप, यदि आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लगाएंगे पूरे अभी तक। ठीक है, 1773 से 1935 तक, ताकि चीज़ें दोस्तों आपको रट जाएँ, है ना। हम ऐसा कर लेंगे दोस्तों पूरा सिस्टम कि आपको चीज़ें यहीं पर, यदि आप पूरे मेरे लेक्चर देखते हैं तो आपको लेक्चर देख के ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमने ऑलरेडी बहुत रिवीजन किया है तो चीज़ें आपको वैसे भी याद हो गई होंगी। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक कर लीजिए। इसके अलावा आप दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।